आपके अपने चैनल लकी एडिशन पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। पन्ना होम नेटवर्क लकी एडिशन लगातार अपने दर्शकों से, जिलेवासियों से अपील करता आ रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोरोना के चलते संक्रमण से बचें। किसी भी अनजान व्यक्ति के संपर्क में ना आए। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड जरूर करें। सावधान रहकर ही कोरोना जैसी घातक बीमारी से लड़ा जा सकता है। जैसा कि आपको विदित है कि लगातार त्यौहार आने वाले हैं और आने वाला जन्माष्टमी हम बहुत ही हर्षोल्लास से हर वर्ष मनाते रहे हैं और मंदिरों में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता रहा है। मगर इस बार कोरोना संक्रमण के चलते श्रद्धालुओं का मंदिर में आवाजाही की मनाही है, जिसको लेकर प्रशासन की मदद से और PHN की टीम ने लाइव प्रसारण की व्यवस्था करी है, जिससे आप घर पर रहकर ही लाइव दर्शन कर धर्म लाभ उठा सकते हैं। खबरों की शुरुआत करते हैं। दिन भर रहे चर्चा में अपहरण के मामले को लेकर। पिता से रकम लेने युवक ने खुद रची थी अपने ही अपहरण की साजिश। पुलिस को गुमराह कर अपहरण की झूठी कहानी रचने वाले अपहृत को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कहीं ना कहीं हीरे की कालू बाजारी का भी मामला हुआ इसमें शामिल। बीते दिन पुलिस को जानकारी दी गई थी कि एक युवक को अज्ञात 5 लोगों ने अपहरण कर 5 लाख फिरौती की मांग की जा रही है, जिस पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अपहृत युवक की तलाश शुरू कर दी थी। कुछ ही घंटों में पुलिस ने अपहरण हुए व्यक्ति को खोज निकाला और पूरे घटना के संबंध में जानकारी ली, जिस पर युवक के अलग अलग बयान के आधार पर पुलिस को युवक के ऊपर ही शक हुआ और कड़ाई से पूछताछ करने पर युवक ने अपने ही अपहरण की घटना का खुलासा किया। अपहरण की पूरी कहानी झूठी निकली और फिर पुलिस ने अपहृत के खिलाफ ही मामला दर्ज कर लिया। इस पूरे मामले के संबंध में आज प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया कि दिनांक 9/8/20 को फरियादी विजय आदिवासी, पिता रमपत आदिवासी, उम्र 33 वर्ष, निवासी मेहरा खिरवा, थाना ब्रजपुर द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि आज सुबह 7 बजे के आसपास मेरे भाई कल्लू आदिवासी को अज्ञात 5 व्यक्ति अपहरण कर ले गए हैं एवं उनके द्वारा मेरे भाई के मोबाइल नंबर में मेरी बहन के मोबाइल पर फ़ोन करके कहा गया कि आधा घंटा के अंदर 5 लाख रुपए लेकर हमारे पास आओ, नहीं तो तुम्हारे भाई कल्लू को जान से मार देंगे। उन लोगों द्वारा कल्लू से बात कराई तो भाई कल्लू को बोला जल्दी ही पैसा लेकर आ जाओ, नहीं तो ये लोग मुझे ख़त्म कर देंगे। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना ब्रजपुर में थाना 364 की कायम किया जाकर विवेचना में लिया गया। पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में थाना प्रभारी ब्रजपुर द्वारा तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को मामले से अवगत कराया गया। मामले को गंभीरता को देखते हुए घटना की खुलासा, अपहृत की पतारसी एवं आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक पन्ना मयंक अवस्थी के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पन्ना BKS परिहार एवं अनुभागीय अधिकारी पुलिस अजयगढ़ असरार मंसूरी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी अजयगढ़ अरविंद कुजूर, थाना प्रभारी ब्रजपुर, थाना प्रभारी धर्मपुर सुधीर बेगी के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। उक्त पुलिस टीमों को जंगल में सर्चिंग करने हेतु रवाना किया गया। पुलिस अधीक्षक पन्ना के निर्देशन का पालन करते हुए सर्चिंग दौरान बिजवारा धाम जंगल में पुलिस टीम द्वारा अपहृत को दस्तयाब किया गया एवं आसपास में आरोपियों की तलाश की गई। जो अन्य कोई व्यक्ति वहां पर नहीं मिला। आसपास के स्थानों का बारीकी से निरीक्षण किया गया। अपहृत को थाना ब्रजपुर लाया जाकर पूछताछ की गई। पूछताछ पर अपहृत द्वारा अपना नाम कल्लू आदिवासी, पिता रमपत आदिवासी, निवासी ग्राम मेहरा खिरवा, थाना ब्रजपुर का होना बताया। घटना के संबंध में अपहृत कल्लू आदिवासी ने बताया कि आज सुबह 5 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मेरा अपहरण कर मेरे साथ मारपीट की गई एवं मेरे परिजनों से पैसों की मांग की गई। साइबर सेल की मदद से तकनीकी आधार पर अपहृत कल्लू आदिवासी के बताए अनुसार संदेहित दुर्जन कुशवाहा, मोना, चंद्रभान पटेल की उपस्थिति घटना दिनांक को घटनास्थल पर नहीं पाई गई। घटना के संबंध में बारीकी से पूछताछ किए जाने पर अपहृत द्वारा अलग अलग पुलिस अधिकारियों को घटना के संबंध में अलग अलग जानकारी दी गई, जिससे पुलिस को अपहृत की बातों पर संदेह हुआ और पुलिस द्वारा अपहृत से सख्ती से पूछताछ की गई। तो उसके द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक के पूर्व मैंने अपने पिता से रुपए मांगे थे, जो पिता द्वारा पैसे देने से इनकार कर दिया गया था। इसी बात को लेकर कल्लू आदिवासी द्वारा अपने पिता से पैसा लेने के लिए इस प्रकार की झूठी कहानी रची थी, जिसमें उसने द्वारा ही अपने परिजनों को फ़ोन करके आवाज़ बदलकर अपहरण की अफवाह फैलाकर फिरौती मांगने का असफल प्रयास किया गया था। उक्त प्रकरण के खुलासा में थाना प्रभारी अजयगढ़ निरीक्षक अरविंद कुजूर, थाना प्रभारी ब्रजपुर सिद्धार्थ शर्मा, थाना प्रभारी धर्मपुर सुधीर बैगी, भानु मिश्रा, रामगोपाल द्विवेदी, राम शिरोमणि पांडे, सौनी बालेश सिंह, विक्रम सिंह, धीरेन्द्र सिंह, सुरेंद्र
कुमार, गिरधारी साहू, हेमराज भलावी, मुनेंद्र, शेख हबीब, रोहित, वृषकेतु रावत, सर्वेंद्र कुमार एवं साइबर सेल से नीरज रैकवार, आशीष अवस्थी, धर्मेंद्र सिंह राजावत का विशेष योगदान रहा। मेहरा खिरवा जो ब्रिजपुर थाना अंतर्गत है, इसमें एक विजय आदिवासी ने थाना ब्रिजपुर में रिपोर्ट किया कि उसकी बहन के पास फोन आया था कि 5 अज्ञात व्यक्तियों ने उसके भाई कल्लू का आदिवासी का अपहरण कर लिया है और फिरौती के रूप में 5 लाख रुपए की मांग की गई है और नहीं तो उसको जान से खत्म कर देंगे। इस पर धारा 364 का अपराध पंजीबद्ध ब्रिजपुर थाना प्रभारी द्वारा किया जाकर वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई और पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार एसडीओपी अजयगढ़ के नेतृत्व में थाना प्रभारी अजयगढ़, थाना प्रभारी धर्मपुर एवं थाना प्रभारी ब्रिजपुर के साथ उनके स्टाफ के सदस्यों के द्वारा की टीम बना करके दबिश तलाश के लिए भेजा गया, जिस पर उनने दबिश तलाश की एवं सर्चिंग की, जिस पर कल्लू आदिवासी दस्तयाब हुआ। कल्लू आदिवासी के पूछताछ पर उसने जो है बताया कि उसके पिता से उसने पैसे मांगे थे जिसमें पैसे नहीं दिए थे, इसलिए उसने अपनी आवाज़ बदल करके और उनकी रिपोर्ट का उसने फ़ोन करके बताया, जिस पर यह मनगढ़ंत कहानी अपनी दर्ज की और इस पर 161 पे बयान दिया कि मैंने उसमें मिथ्या आरोप लगाया है, मेरा कोई अपहरण नहीं हुआ है। इस पर न्यायालय में 164 के बयान कराए गए हैं, जिस पर भी उसने 161 के बयानों की पुष्टि करते हुए झूठी एवं मनगढ़ंत अपहरण की कहानी बताई। सर, गरीब आदिवासी के पास पैसे कहां से आए? उसके पिता के पास कोई हीरा का मामला है? इस संबंध में अभी कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आए हैं, इसकी जांच की जाएगी, अगर तथ्य आएगा तो उस पर। हीरे की कालाबाजारी लगातार जिले में हो रही है और निश्चित रूप से उसके पिता के पास हीरे का पैसा आया था, जैसा कि विश्वस्त सूत्रों ने बताया। अब विश्वस्त सूत्र ने आपको बताया होगा, हो सकता है इस संबंध में मैं जांच करूंगा, लेकिन अभी जो इसमें 364 की कहानी झूठी पाई गई है, इसमें हीरे का कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया। धन्यवाद। पन्ना टाइगर रिजर्व में एक और बाघ की मौत। लगातार हो रही बाघों की मौत पर टाइगर रिजर्व पर उठ रहे सवाल। बाघन को रिझाने के चक्कर में 2 बाघों के बीच हुई तकरार। घायल बाघ P123 नदी में बहा, 3 दिन बाद मिला शव। पन्ना में बाघों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में पन्ना पुनः 2008 की स्थिति की ओर बढ़ता दिख रहा है। प्रदेश में टाइगर स्टेट का दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले टाइगर रिजर्व पन्ना में लगातार बाघों की मौत हो रही है। बीते 2 माह के अंदर 3 बाघों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 9 महीने के अंदर 5 बाघों की मौत से टाइगर रिजर्व के से लेकर भोपाल तक के अधिकारी सख्ते में हैं। पार्क क्षेत्र से गुजरने वाली केन नदी में रविवार 9 अगस्त की शाम नर बाघ P123 का शव पानी की सतह पर मिला। टाइगर T431 के साथ हुए संघर्ष में वयस्क टाइगर P123 घायल होकर केन नदी में गिर गया था। पिछले 3 दिनों से सरगर्मी से पार्क के अंदर नदी में टाइगर की तलाश की जा रही थी। आज नाव से सर्चिंग के दौरान रेस्क्यू टीम को घायल बाघ का शव पानी में तैरता हुआ मिला। इस संबंध में बताया गया कि दिनांक 7 अगस्त को प्रातः परिक्षेत्र ग्वारी घाट के बीट झालर स्थान सकरा के पास नदी के किनारे बाघिन T6 एवं P431 दोनों मैटिंग में थे। तभी वहां पर नर बाघ P123 पहुंच गया। दूसरे नर बाघ P123 के पहुंचने पर नर बाघ P123 एवं नर बाघ P431 के बीच नदी के किनारे पानी में ही दोनों बाघों में आपसी संघर्ष हुआ। वन रक्षक दिलीप सिंह द्वारा दोनों बाघों की लड़ाई देखकर तत्काल हाथी कसवाकर मौके पर पहुंचने की तैयारी की तथा वरिष्ठ अधिकारियों को इस मामले को सूचित किया। सूचना प्राप्त होते ही क्षेत्र संचालक, उप संचालक, सहायक संचालक, परिक्षेत्र अधिकारी एवं वन्य प्राणी चिकित्सक मौके पर पहुंचे। मौके पर 2 बाघ P431 एवं T6 पाए गए, किंतु तीसरे बाघ का पता नहीं चला। तीसरे बाघ के न देखने पर घटनास्थल के आसपास के जंगलों में सर्चिंग की गई। साथ ही किश्ती से नदी क्षेत्र में गश्ती की गई तथा जाल डालकर घटनास्थल के आसपास नदी में खोजा गया, किंतु बाघ नहीं मिला। दिनांक 9 अगस्त को शाम को केन नदी में तैरता हुआ बाघ का शव मिला, जिसकी सूचना तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल उप संचालक एवं अन्य स्टाफ मौके पर पहुंचे। नगर बाघ P123 एवं नर बाघ P431 के बीच काफी संघर्ष हुआ था तथा आपसी संघर्ष में घायल होने के कारण बाघ
1, 2, 3 मृत होने के पश्चात पानी में सकरा से बहकर 8 किलोमीटर दूर हिनौता परिक्षेत्र के पठाई के कैंप के पास के नदी में तैरता हुआ बाघ का शव मिला। पानी में रहने के कारण बाघ का शव फूल चुका था, तभी उसका सिर नहीं था। संभवतः पानी के अंदर मगरमच्छों के द्वारा खा लिया गया होगा। सोमवार को मृत बाघ का पोस्टमार्टम द्वारा डॉक्टर संजीव कुमार गुप्ता पन्ना टाइगर रिजर्व द्वारा किया गया। पोस्टमार्टम के दौरान ही नर बाघ की P123 के रूप में बाघ की पहचान की गई है। पोस्टमार्टम में बाघों के बीच आपसी संघर्ष के निशान मृत बाघ के शव पर पाए गए हैं। बाघ की बिसरा आदि के सैंपल लिए गए। पोस्टमार्टम उपरांत मृत बाघ का अंतिम संस्कार किया गया। गौरतलब है कि बाघों की मौत की लगातार सामने आ रही घटनाओं को लेकर टाइगर रिजर्व के ऊपर चौतरफा सवाल उठने लगे हैं। वर्तमान में पन्ना टाइगर रिजर्व में वयस्क व अर्धवयस्क बाघों की संख्या 60 से अधिक है, जबकि पूर्व में 27 जुलाई को गहरी घाट परिक्षेत्र में ही नर बाघ का शव मिलने पर पन्ना टाइगर रिजर्व द्वारा बताया गया कि फेज 4 की मॉनिटरिंग के द्वारा पार्क के कोर क्षेत्र में 39 वयस्क अर्धवयस्क बाघ पाए गए हैं, जिसका घनत्व 6.5 से 6.9 प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है, जबकि क्षेत्रफल के हिसाब से टाइगर रिजर्व की धारण क्षमता 30 बाघ की है। अर्थात कोर क्षेत्र में क्षमता से अधिक बाघों का रहवास होने से उनके बीच इलाके पर वर्चस्व लेकर आपसी संघर्ष बढ़ना संभाविक है। तीसरा जो टाइगर था वो पानी में वहाँ पे खड़ा था और ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे। तो फिर उसके बाद में पानी में भी कश्ती से पूरा एरिया जो है नदी का किनारा जहाँ पे थे आसपास पूरा एरिया वहाँ पे घुमा किया और जहाँ पे इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वहाँ पर नेट डाल के उसको पूरे एरिया को दिखवाया, लेकिन वहाँ पे कोई टाइगर और कोई ऐसा मिला नहीं। उसके बाद में चूंकि ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो तीसरे टाइगर को कोई डैमेज तो नहीं हुआ, कोई चोट तो नहीं आई, कोई ऐसा, तो उसके लिए बराबर से हाथी भी घूम रहे थे और ये नदी के किनारे भी हमारे कर्मचारी रख रहे थे। कल शाम को उसके बाद में खबर आई कि ये पढ़ई कैंप है, पढ़ई कैंप, वहाँ पे के नदी में एक टाइगर की बॉडी दिखाई दी। तो हमारे सभी अधिकारी और कर्मचारी वहाँ पे मौके पे पहुँचे और उसको अपने पोजीशन में वहाँ से लेके और कैंप के पास में नदी में उसको रखा था। फिर क्या किया गया? डेथ पाई। उसके बाद में जो है आज सुबह उसका विधिवत पोस्टमार्टम कराया गया है और उसको दाह संस्कार किया गया है। तो क्या मैटिंग के लिए हुए संघर्ष के बाद टाइगर मरा? हाँ, निश्चित तौर पे जो स्टाफ ये बता रहा है कि वहाँ पे T6 जो है ये एरिया झालर और सकरा के तरफ T6 का अनवरत रहता है, मतलब वहाँ मूवमेंट रहता है और ये जो P431 है वो भी अनवरत उधर घूमता है। तो बता रहे हैं कि पहले भी जो T6 के जो कब थे वो भी इसी 431 के थे, लेकिन तो जब ये मैटिंग कर रहे थे उसी समय जो है ये बाहर से टाइगर जो तीसरा जो टाइगर पहुंचा है और इसी मैटिंग के ही कारण जो है ये इन दोनों मेल टाइगर में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। चोट के निशान भी मिले हैं खरोंच? हाँ, आज जो देखा है उसकी बॉडी पूरा देखा है और उस पर इसके टाइगर के जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है और उसके चोट के निशान उस पर पाए गए। मतलब आपसी लड़ाई में बाघ मरा? हाँ, प्रथम दृष्टया जो है अभी जो पोस्टमार्टम हुआ है और जो देखा है उसमें ये टाइगर की जो डेथ है वो टाइगर कॉन्फ्लिक्ट के कारण हुई है। धन्यवाद। कोरोना के नाम पर की गई मनमानी से हुई बुजुर्ग की मौत, बेटे ने सोशल मीडिया पर उठाया मामला, न्याय की अपील। परिजनों के साथ शहर के सैकड़ों लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कोरोना काल में जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की असंवेदनशीलता का एक मामला सामने आया है। सैंपल लेने के नाम पर एक परिवार को जिला चिकित्सालय के कोविड सेंटर में बुलाया और सैंपल के बाद वहीं अस्पताल में क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया, जबकि सैंपल के बाद उसे घर जाने की बात कही गई थी, जिससे परेशान परिवार के एक सदस्य की तबीयत बिगड़ गई। तबीयत खराब होने के बाद उसे बिना उपचार ही वहां से बाहर कर दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। सोमवार को इस पूरे मामले में पीड़ित परिवार से पुत्र वीरेंद्र रैकवार एवं परिजनों ने न्याय की आस लेकर कलेक्टर के पास पहुंचे और अपने पिता की मौत का जिम्मेदार जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग को बताते हुए ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि मृतक सुरेंद्र रैकवार और मुन्ना निवासी गाड़ीखाना रानीगंज पन्ना की बहन के दामाद की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उन्हें भी कोरोना जांच कराने के लिए कहा गया, जबकि उनका और उनके परिवार का बहन के परिवार से लंबे समय से बोलचाल बंद है।
तहसीलदार दिव्या जैन ने जांच करवाकर घर में क्वारंटाइन होने की बात कही, जिस पर परिजन 19 जुलाई को घर से बिना दवा गोली लिए बीमार सुरेंद्र सिंह उर्फ मुन्ना को लेकर जांच केंद्र पहुंचे, जहां सैंपल लेने के बाद उन्हें एक तंग और घुटन भरे कमरे में बंद कर दिया गया। जबकि उसी समय शहर के एक ट्रैवल एजेंसी के मालिक भी परिवार सहित जांच कराने आए हुए थे, जिसका सैंपल लेकर शपथ पत्र भरवाकर सीएमएचओ से फ़ोन पर बात कर घर जाने की अनुमति दे दी गई और हम लोगों को कमरे में बंद कर दिया गया। हमने भी शपथ पत्र भरकर घर जाने या घर नहीं जाने देने पर घर से दवाइयाँ लाने की अनुमति मांगी, पर किसी ने नहीं सुनी, जिससे परिवार के मुखिया सुरेंद्र रेखवार मुन्ना की तबीयत बिगड़ने लगी और वह रात भर सो नहीं सके। ब्लड प्रेशर बढ़ता गया, सुबह उल्टियाँ होने लगीं और तबीयत बिगड़ती गई। काफ़ी निवेदन के बाद भी दरवाज़ा नहीं खोला गया। दिन में लगभग 11 बजे युवक के मरणासन हालत में पहुंचने पर क्वारंटाइन सेंटर का दरवाज़ा खोला गया, पर मुन्ना की तबीयत पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। परिजनों द्वारा उन्हें मदर टेरेसा हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां से गंभीर हालत को देखकर डॉक्टरों ने जबलपुर रेफर कर दिया, जहां अनंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, पर कोई लाभ नहीं होने पर मेडिकल कॉलेज जबलपुर में भर्ती किया गया, जहां 21 जुलाई की रात को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। डॉक्टरों द्वारा मौत का कारण हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ब्रेन हेमरेज होना बताया गया है। परिजनों ने बताया कि कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बावजूद उन्हें पन्ना के सीएमएचओ, तहसीलदार व कोविड स्टाफ द्वारा किए गए भेदभाव की वजह से परिवार के मुखिया की मृत्यु हुई है, जिससे परिवार के सिर से मुखिया का साया उठ गया है। परिजनों के साथ ज्ञापन देने पहुंचे सैकड़ों की संख्या में शहरवासियों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और परिवार को क्षतिपूर्ति की मांग की है। कार्रवाई नहीं होने पर अनशन की चेतावनी दी गई है। अब देखना यह है कि प्रदेश के मुखिया और कलेक्टर पन्ना इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं। चांदा सिल्वर फाल में 50 मीटर की दूरी तक आवागमन प्रतिबंधित। बीते 8 दिवस को सरदार सिंह पिता राम सिंह निवासी टिकरिया मोटरसाइकिल सहित चांदा सिल्वर फाल में कूद गया था, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इस घटना को ध्यान में रखते हुए एवं वर्षा ऋतु के मौसम में आसपास के लोग परिवार सहित चांदा सिल्वर फाल में पर्यटक के रूप में जाते हैं और झरना के पास जाकर फोटो खिंचवाते हैं। चांदा फाल की गहराई काफ़ी है, जिससे खतरे की आशंका बनी रहती है। उक्त परिस्थितियों को देखते हुए अभिषेक सिंह ठाकुर अनुविभागीय दंडाधिकारी पवई द्वारा चांदा सिल्वर फाल वर्षा ऋतु की अवधि में घटना क्षेत्र में से 50 मीटर की दूरी तक पर्यटकों एवं आमजनों के आवागमन को प्रतिबंधित कर दिया गया है। उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्तियों पर विरुद्ध दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 10 अगस्त 2020 से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। त्योहारों के मद्देनजर कोतवाली में शांति समिति की बैठक संपन्न। आज कोतवाली परिसर पन्ना में आगामी त्यौहार जन्माष्टमी, किशोर जी, छठी गणेशोत्सव, जल विहार महोत्सव एवं पर्युषण पर्व के संबंध में सभी वर्गों के लोगों की उपस्थिति में तहसीलदार पन्ना दिव्या जैन, मुख्य नगरपालिका अधिकारी पन्ना की मौजूदगी में शांति समिति की बैठक ली गई, जिसमें कोविड-19 को नियमों एवं लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए आगामी त्यौहार अपने अपने घरों में मनाने एवं कोई भी कार्यक्रम सार्वजनिक रूप से न करने के संबंध में बताया गया, जिसमें सभी वर्गों के लोगों के द्वारा सहमति व्यक्त की गई। पुलिस चौकी में भिड़े 2 पक्ष, पुलिस ने की कार्यवाही। युवक की मौत से गुस्साए लोगों ने पुलिस चौकी में किया हंगामा। हरदुआ चौकी थाना सिमरिया में दिनांक 9 अगस्त को रात्रि में हीरालाल अहिरवार निवासी ग्राम रैयासाटा, भागीरथ, लाड़सा, बिरजू, गुल्ली, सुखपाल अहिरवार सहित अन्य 10 बाहर लोगों के साथ चंद्रबल से मजगुआ के बीच गिरहा नाला के मछली पकड़ने गए थे। नाले में जाल बिछाकर सभी लोग सड़क पर बैठे जाल में मछलियां फंसने का इंतजार कर रहे थे। उसी समय कमलेश लोधी निवासी रैयासाटा अपनी ओमनी गाड़ी MP 207796 तेज रफ्तार चलाकर निकले। वह लोग गाड़ी देखकर इधर उधर भागने लगे, जिससे सुखपाल अहिरवार का उक्त गाड़ी से एक्सीडेंट से सिर व शरीर में गंभीर चोटें आईं, जिससे साथी भागीरथ और लाड़सा मोटरसाइकिल से इलाज हेतु दमोह अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, जिसको लेकर आज परिजनों ने हरदुआ चौकी में शव रखकर हंगामा किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गोविंद लोधी निवासी रैयासाटा अपने भाई कमलेश लोधी को लेकर एक्सीडेंट की जानकारी देने चौकी आए थे कि मृतक के परिजनों एवं समाज के
30-40 लोगों ने कमलेश लोधी और गोविंद लोधी के साथ मारपीट कर दी तथा पुलिस चौकी में घुसकर हंगामा कर तोड़फोड़ करने लगे और चौकी में रखे सामान को क्षतिग्रस्त कर दिया। चौकी पुलिस ने तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया, जिसको पवई एसडीओ रचपाल यादव द्वारा थाना सिमरिया, थाना पवई, थाना अमानगंज, थाना सुनवाई, थाना रायपुरा एवं चौकी मोहन्द्रा के पुलिस बल के साथ पहुंचकर दोनों पक्षों को समझाइश के बाद दोनों पक्षों पर कार्रवाई कर मौके की स्थिति को संभाला गया। मामला है और पुलिस ने क्या कार्रवाई की? एक सुखलाल कोरी है जो सिमरिया थाना अंतर्गत गोविंदपुरा का निवासी है, वो मछली वछली मारने गया हुआ था, तो वहीं पर एक ओमनी गाड़ी जो कमलेश लोधी की ड्राइविंग कर रहा था, उस समय उससे एक्सीडेंट हो गया, जिसको इंजर्ड पर्सन को लेकर के दमोह अस्पताल ले गए, जहां पर उसकी मौत हो गई। मौत होकर लेकर के यहाँ चौकी हरदुआ में मैं मृतक को लेकर के आए, जहां पर उसमें 279, 337 और 304 आरोपी कमलेश लोधी के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। इसी दौरान कमलेश लोधी और उसका भाई जो है गोविंद लोधी आ गया, जिसमें करीब 20-25 लोग और जिसमें 7 नामजद आरोपी थे, उनके साथ मारपीट की, जिस पर उनके खिलाफ 147, 323, 294, 506 और 3/5 संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम का धारा पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। चौकी में हमला किया, मारपीट की, आरोपियों को हंगामा किया खूब। उन आरोपियों की मारपीट की है, जिसमें प्रधान आरक्षक द्वारा उसको बचाने का प्रयास भी किया गया है, और जो मारपीट किया गया है उसके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया जाए। क्या पुलिस आरक्षकों से भी झूमा झपटी और ताला लगा दी? नहीं, ऐसी परिस्थिति तो नहीं आई है। उन्हीं के साथ मारपीट की गई थी, बीच बचाव प्रधान आरक्षक द्वारा जरूर की गई। तो ये जो बलवे की आरोपी है उनको पकड़ा गया? हाँ, उनको शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। गोविंदपुरा के रात में 2 बजे कहीं मछली पकड़ने गए होंगे, तो वहाँ पर ये लोग जो है वो किसी उस पर तिरपाल वगैरह बिछा के रोड पे लेटे थे। उसी समय गाड़ी निकली, कौन सी ओमनी जी, ओमनी गाड़ी, हाँ MP 20 7796 गाड़ी निकली, जो कि रैया सांटा के कमलेश लोधी की थी। वो निकली और उसमें वो कुचल गए और वो सीधे दमोह ले गए इलाज के लिए। दमोह में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। वापसी में वो आए, उन्होंने यहाँ चौकी पे रिपोर्ट की और यहाँ लाश रख दी और भीड़ बना करके कि साहब हमारा जी मुकदमा कायम हो, तो मुकदमा तो कायम हो नहीं था उसमें। तो चौकी में जो अभी तोड़फोड़ हुई है उसकी नहीं, चौकी में तोड़फोड़ हुई है तो उनके खिलाफ जिन्होंने तोड़फोड़ की है उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई हो रही है। और कमलेश जिनकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है उनके खिलाफ भी धारा 304A और 279 का मुकदमा उनके खिलाफ भी लिखा गया है। और इन लोगों ने कमलेश की भी मारपीट की है चौकी में घुस के, और गोविंद की, उसमें भी कार्रवाई उनकी FIR होगी, चल रही है, कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई। सड़क पर पाठशाला लगाकर नंदिनी दे रही गांव के लगभग 2 दर्जन बच्चों को शिक्षा। गांव के बच्चे शिक्षा से ना हो वंचित, इसलिए 8वीं कक्षा की 14 वर्षीय नंदिनी ने बच्चों को फ्री पढ़ाने का उठाया सराहनीय कदम। समाज को दे रही नंदिनी कोरोना संकट काल में एक बड़ा संदेश। एक तरफ जहां देश कोरोना संकट काल से गुजर रहा है, वहीं सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर देखा जाए तो बच्चों की प्राइमरी शिक्षा पर पड़ रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की 8वीं क्लास की छात्रा नंदिनी ने अपने गांव के बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा उठाया है। गांव के बच्चे शिक्षा से वंचित ना हो, इसलिए नंदिनी ने अपने गांव में सड़क पर ही पाठशाला लगाकर बच्चों को पढ़ाने का सराहनीय कार्य कर रही हैं। नंदिनी की सड़क पर पाठशाला लगभग 1 माह से चल रही है और नंदिनी गांव के छोटे छोटे लगभग 2 दर्जन बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रही हैं, जो अपने आप में समाज को इस कोरोना संकट काल के समय एक बड़ा संदेश है। पन्ना जिला मुख्यालय से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर एक छोटे से आदिवासी बहुल्य गांव धनौजा भटिया के 14 वर्षीय नंदिनी ने गांव के बच्चों को पढ़ाने का मन में ठान लिया है। नंदिनी घर के बाहर लगे बरगद के पेड़ के नीचे बनी सीसी रोड पर सुबह से अपनी क्लास लगा लेती है, जो लगभग 4 से 5 घंटे नियमित रूप चलती है।
ऐसा 1 महीने से नंदिनी सड़क पर पाठशाला लगाकर छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रही है। कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु सभी उपाय भी नंदिनी की पाठशाला में बच्चे व नंदिनी सब लोग करते हैं। मास्क लगाकर व सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नंदिनी अपने गाँव के बच्चों को पढ़ा रही है। कक्षा 8वीं की 14 वर्षीय छात्रा नंदिनी ने वह कर दिखाया जो अच्छे 50,000 तनख्वाह पाने वाले शिक्षक नहीं कर पा रहे हैं। नंदिनी जिस गांव धनोजा भाटिया में रहती है, उस गांव में 25-30 आदिवासी परिवार रहते हैं, जिनके छोटे बच्चे गांव में ही बने रामखेरिया प्राथमिक शाला में पढ़ाई करते हैं। लेकिन कोरोना महामारी के कारण अभी स्कूल बंद है, जिस कारण गांव के बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और दिन भर इधर से उधर खेलकूद करके समय बिता रहे थे, जिससे नंदिनी ने अपने मन में ठाना और बच्चों के घर घर जाकर उनके अभिभावकों से व बच्चों से बताकर अपनी पाठशाला में बुलाने का आग्रह किया। इसके बाद गांव के सभी बच्चे धीरे धीरे नंदिनी के पाठशाला में आने लगे और नंदिनी अपने गांव के 2 दर्जन बच्चों को लगभग 1 माह से घर के बाहर सड़क पर पाठशाला लगाकर पढ़ाई करवा रही है। नंदिनी ने बताया कि बच्चों को पढ़ाई से उसकी शिक्षा भी मजबूत हो रही है, साथ ही गांव के बच्चे भी शिक्षा से वंचित नहीं हो पा रहे हैं। नंदिनी की पाठशाला में सभी नियम एक स्कूल से कम नहीं है। नंदिनी अपने बच्चों को होमवर्क भी देती है, जिससे बच्चे घर से पूरा कर दूसरे दिन अपनी टीचर नंदिनी को चेक कराते हैं। नंदिनी के द्वारा अपने गांव के बच्चों को शिक्षा देने के इस कार्य की सभी लोग सराहना कर रहे हैं। साथ नंदिनी बच्चों को पढ़ाकर सिर्फ बच्चों को शिक्षा से दूर होने से नहीं बचा रही है, बल्कि समाज में एक बड़ा संदेश भी दे रही है। और नंदिनी की यह पाठशाला बिल्कुल निःशुल्क है। नंदिनी बच्चों व उनके अभिभावकों से इस काम के एक भी पैसे नहीं लेती है, जबकि नंदिनी बच्चों को फ्री पढ़ाई करवा रही है। कोरोना महामारी के चलते अगर किसी सेक्टर में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है तो वह शिक्षा है, क्योंकि स्कूल कॉलेज बंद होने जाने से छात्रों की पढ़ाई पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। भले ही हो सरकार ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से पढ़ाई करवाने की बात कह रही है, लेकिन गांव क्षेत्र में ये संभव नहीं है, क्योंकि अधिकतर लोगों के पास मोबाइल उपलब्ध नहीं होते हैं। साथ गाँव के स्कूल के शिक्षक भी इस पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जिस प्रकार नंदिनी ने अपने गाँव के बच्चों को पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाई है, अगर इसी प्रकार सब लोग जागरूक होकर शिक्षा की तरफ ध्यान दें तो वास्तव में बच्चे शिक्षा से वंचित नहीं रह पाएंगे। आपकी दीदी यहाँ पर पढ़ा रही हैं, कौन है दीदी और कितने दिन की क्लास लग रही है? हमारी दीदी वो नन्ही दीदी है, 1 माह से हमको पढ़ा रही है। फिर हम यहाँ घूम खेल रहे थे तो हमारी नन्ही दीदी कही कि यार हम अब पूरे साथ मिलकर पढ़ें और अपनी पढ़ाई भी सुधरेगी, और जब तक स्कूल नहीं खुलेंगी जब तक यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ सड़क पर उनके घर के सामने। क्या क्या सिखाया दीदी ने आपको? किसने बताया कि मास्क लगाना चाहिए? नन्ही दीदी ने। क्या बताया था नन्ही दीदी? कि मास्क लगा के पढ़ना चाहिए। अच्छा, और ये आप लोग ऐसे बैठते हैं दूर दूर, इसका मतलब क्या होता है? क्या दीदी ने सब सिखाया आप लोगों को? हाँ। क्या सिखाया दीदी ने? कि 1 मीटर की दूरी में बैठना, कोरोना लगा है तो 1 मीटर की दूरी में बैठना जरूरी है। अच्छा, और क्या पढ़ाती हैं दीदी आप लोगों को? जोड़ घटाना, गुणा भाग, हिंदी और गणित पढ़ाते। अच्छा, कितने घंटे क्लास लगती है आपकी? 4-5 घंटे। अच्छा, कहाँ पर लगती है क्लास? कहाँ पर बैठते हो आप लोग? सड़क पर। अच्छा, कोई शिक्षक वगैरह स्कूल के टीचर वगैरह आए हैं आप लोगों से मुलाकात करने? नहीं। अच्छा, नहीं आए हैं। तो दीदी आपको पढ़ा रही हैं? जी। क्या नाम है आपका? तेजभान गो। 8वीं पढ़ती है, वो अच्छी होशियार है। कम से कम वो बच्चों को गांव से बुला के ले आती है, 1 महीने से बैठा के पढ़ाती है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और सरकार कह रही है कि मोबाइल से पढ़ो, तो कैसे पढ़ें? किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। अच्छा, आपके गांव में कितने परिवार रहते हैं? 20-25 घर हैं, तो 20-15 आदमी आ जाते हैं बच्चे। कितने दिन से पढ़ा रही है? 1 महीना से यहीं पे लगा रही है, बैठा के पढ़ाती हैं। कहाँ पर पढ़ाती है? ये बरगद के नीचे गांव में। अच्छा। हाँ। अच्छा, कौन से समुदाय के लोग रहते हैं यहाँ पर? सब आदिवासी रहते हैं। अच्छा। हाँ। कौन सा गांव है? और ये नवोदय के बगल से है, रामखेरिया बोला जाता है, ग्राम धनौजा। अच्छा। हाँ, यहाँ पे पढ़ाते हैं। अच्छा, नंदिनी कौन सी क्लास में पढ़ती? नंदिनी को क्या कहेंगे आप? नंदिनी 8वीं क्लास पढ़ती है। अब उनकी भी स्कूल नहीं लगती है तो बच्चों को पढ़ाती रहती है यहीं। बहुत होशियार है बच्ची तो। नाम क्या है आपका? हमारा नाम मजबूता है। आपके बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर? हाँ, 3 पढ़ते हैं। 3 बच्चे आपके पढ़ते हैं? हाँ। हमको नानी दीदी पढ़ाती है। कहाँ पे बैठ के पढ़ते हो? रोड में।
अच्छा, क्या क्या पढ़ाती हैं आपको दीदी आपको? हिंदी, गणित, जोड़ घटाना, इंग्लिश। कितने दिन से पढ़ा रही हैं दीदी आपकी? 1 महीने से। अच्छा, दीदी को कैसे दीदी ने बताया, कैसे आपको बताया, क्या करते थे पहले आप लोग? खेलते रहते थे, दिन भर भागते रहते थे। नानी दीदी हमारे घर गई, कह रही थी कि चलो हम पढ़ाएंगे आपको, तो हम आने लगे। अच्छा, अब कैसा लगता है आपको? स्कूल बंद है अभी जो दीदी पढ़ा रही हैं? अच्छा लगता है। हाँ, क्या दीदी होमवर्क भी देती हैं? जी। देती हैं होमवर्क? जी। क्या देती हैं होमवर्क? जोड़ घटाना, भिन्न भाग। अच्छा, घर में जाके फिर पढ़ाई करते हो आप लोग यहाँ से? दीदी की क्लास छूट जाती है? जी। क्या क्या पढ़ते हो? हिंदी, इंग्लिश। अच्छा, दीदी डांटती तो नहीं है कभी? नहीं। बनता नहीं है तो डांटते होंगे? बन जाता है सब? क्या नाम है आपका? दीपा। जी, हमारे गांव के लिए और हमारे यहाँ जो 25-30 परिवार रह रहे हैं उनके लिए बहुत ही खुशी की बात है। और साथ साथ मुझे यह खुशी बहुत हो रही है कि मेरी बच्ची जो क्लास 8 में पढ़ती है, तो अभी महामारी कोरोना की वजह से स्कूल सारे बंद पड़े हुए थे, जिससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर बहुत काफ़ी बड़ा असर पड़ रहा था। उनकी पढ़ाई लिखाई प्रभावित हो रही थी। तो बच्ची ने यह बीड़ा बच्चों को देख कर के कि बच्चे दिन भर यहाँ गांव के खेलते रहते हैं, पढ़ाई बहुत उनकी बिगड़ रही थी, तो उसने सोचा कि मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ उनको भी कुछ थोड़ा मोड़ा बैठ कर के यहाँ 2-4 घंटे पढ़ाती रहूँगी, तो मेरी भी पढ़ाई उससे निरंतर चलती रहेगी। जैसा कि सरकार ने अभी कुछ ऑनलाइन डिजिटल पढ़ाने के लिए मोबाइलों के माध्यम से आदेश दिया था, मगर यहाँ गरीबी के कारण पूरे आदिवासी परिवार हैं, तो सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल ना होने के कारण वो लोग ठीक से नहीं पढ़ पा रहे थे। तो मेरी नंदिनी ने सोचा कि मैं सबको घर जा जा कर के बताऊँ कि 2-4 घंटे बच्चों को अपने यहाँ हमारे रोड पर बरगद के नीचे भेजें, जिससे उनकी पढ़ाई लिखाई जारी रहेगी और जब तक स्कूल नहीं खुलते हम लोग ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे। तो नंदिनी ने घर जा जा कर के समझाया सबके अभिभावकों को, तो सब लोग यहाँ पर जो 15-20 बच्चे हैं वो डेली आते हैं। नंदिनी यहाँ पर 4-5 घंटे बैठ कर के पढ़ाती है। आपको कितने गर्व महसूस होता है कि आपकी बेटी ये सबको शिक्षा दे रही है? मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि जो काम हम लोगों ने नहीं किया इतनी सी कम उम्र में मेरी बच्ची कर रही है, मुझे बहुत बड़ी खुशी है। आपने क्या सहयोग किया ना बच्ची का इस काम में? मेरा सहयोग, मैं अपनी बच्ची को जैसे ही मुझसे उसने पूछा कि पापा मैं खाली बैठी रहती हूँ, मेरी भी पढ़ाई लिखाई प्रभावित हो रही है, तो उनकी पढ़ाई के साथ साथ मैं भी अपनी पढ़ाई जारी रखूँगी और मुझे भी कुछ ज्ञान अनुभव प्राप्त होगा। तो मैंने कहा बहुत खुशी की बात है, आप ज़रूर ये काम करिए। तो लगातार कर रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार गौड़, ग्राम धनौजा, ग्राम पंचायत ब्रजपुर। यहाँ पर स्कूल बंद हो गई थी कोरोना के कारण, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये लोग खेलते रहते हैं और इनकी शिक्षा का स्तर भी नीचे जा रहा है और ये लोग खेलते रहते थे, पढ़ते नहीं थे। तो मैंने सोचा कि ये लोग खेलते रहेंगे तो इन्हें सब कुछ भूलते जा रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इनको पढ़ाऊँ। तो कहाँ पर क्लास लगाते हैं, कैसे क्लास लगाते हैं? हमारे घर के सामने एक बरगद का पेड़ है, उसी के नीचे हम रोड में पढ़ाते हैं इनको। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपकी क्लास में? कौन कौन कक्षा? एक से 6वीं तक के बच्चे को पढ़ाते हैं हम। टोटल कितने बच्चे पढ़ा रही हैं आप? 10-12 हैं। अच्छा, कितने दिनों से लगातार पढ़ा रही हैं? 1 महीना हो गया है। अच्छा, इससे आपको भी कुछ फ़ायदा हो रहा है? हाँ, हम अपना भी कोर्स करते जा रहे हैं और इनको भी पढ़ाते हैं। अच्छा, तो अब बच्चों को कब तक पढ़ाएंगे आप? क्या विचार बनाया है आपने? जब तक स्कूल खुलेंगे जब तक पढ़ाएंगे। अच्छा, अभी फिलहाल स्कूल बंद है। हाँ। कि आपको स्कूल के लिए बच्चों को बिठाने के लिए फट्टी वगैरह कहाँ से मिली, मास्क वगैरह बच्चों को कैसे मिले? यहाँ की शिक्षक आई थी कल, तो इन्हें दे गई हैं मास्क और फट्टी तो हमारे घर की है। अच्छा, आपका क्या नाम है? नंदिनी गौड़ और कक्षा 8वीं पढ़ती। कौन सा गांव है? धनौजा भाटिया।